अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं आपके साथ खतीजा राठौर। नाज़रीन, मुल्क भर में इलेक्शन का जो माहौल है वो गर्म है। कभी बात होती है आम इंतखाबात पे और कल कराची समेत सिंध भर में ज़िम्मी बल्दियाती इलेक्शन हुए। हस्ब रवायत धांधली की इतलात मौसूल होती रही। कुछ पोलिंग स्टेशन हसास भी बताए गए। कराची के 11 यूसीज के गैर रकमी गैर सरकारी नतीजा सामने आ गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है, जबकि जमात इस्लामी दूसरी बड़ी जमात बनकर सामने आई है। अब देखना यह है कि कराची का मेयर पीपल्स पार्टी से होगा या नहीं, यानी जियाला होगा या नहीं। बातें कुछ इस तरह की जा रही हैं कि पीटीआई ने जो है अपने दरवाजे खोल दिए और कहा है कि हम इत्तेहाद पे जा सकते हैं सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। कुछ इस तरह की भी बातें ज़राए के मुताबिक आ रही हैं कि पीटीआई जो है वो आने वाले वक्तों में जमात इस्लामी के साथ बैठ के मेयरशिप जो है वो भी ले सकते हैं। इस पर मजीद बात करेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है नुसरत वाहिद साहिबा। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया नुसरत साहिबा आपके वक्त का। जी बिल्कुल ठीक है। नुसरत साहिबा को दोबारा कॉल करेंगे, उनसे कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मेयर के हवाले से। अब देखना यह है कि कराची का जो मेयर है वो जियाला होगा या नहीं, क्योंकि जमात इस्लामी ने जो है वो धांधली के इल्जामात लगा दिए हैं। उनका कहना यह है कि यूसी 13 और यूसी 4 में जो है वो लोगों को मारा गया, गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद जमात इस्लामी जो है वो अदालत का दरवाजा भी खटखटा सकती है। नुसरत साहिबा ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर लिया है। जी नुसरत साहिबा, आम इंतखाबात के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं ज़िम्मी बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से। पीटीआई का कहना यह है कि हम इत्तेहाद की तरफ जा सकते हैं। जमात इस्लामी के लिए जो है उन्होंने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बात नहीं करेंगे, लेकिन मेयरशिप के लिए जो है वो जमात इस्लामी से बात हो सकती है। क्या लगता है आपको कि मेयर जो है वो जमात इस्लामी का होगा, क्योंकि पीटीआई जो है वो अब मेयर अपना बना नहीं सकती? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाने का। देखें, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस वक्त वो बल्दियाती इलेक्शन आपने देखा है किस तरह के हुए हैं। जी हमारे पास उसकी वीडियोस हैं जिसमें ये बेईमानी कर रहे हैं, जिसमें एक छोटे कमरे में इन्होंने क्लब टाइप लोगों को बिठाया हुआ है और उनके पास बुक्स हैं जिस पर ठप्पे लगा लगा के तय कर रहे हैं और किस तरह उसको शामिल करेंगे उसमें। तो इस तरह की बेईमानियां कोई एक जगह नहीं हुई हैं, हर जगह तकरीबन इस तरह की बेईमानियां हुई हैं। मेरी खुद सलियारी में ड्यूटी थी और कोरंगी में ड्यूटी थी और मैं वहाँ गई भी थी और नजर आ रहा था कि पीपल्स पार्टी के लोग किस तरह जौक दर जौक वहाँ पे आ रहे हैं और नारेबाजी और फिर लड़ाई झगड़ा और फिर लोगों को मारना और जख्मी करना और पता नहीं क्या क्या सारी चीजें चल रही थी बेईमानी के अलावा। तो आप मुझे बताएं, अगर ये लोगों को खौफजदा करके भगाना चाह रहे थे वहां से, तो वो उसमें ये काफी हद तक शायद कामयाब भी हुए हों, क्योंकि लोग फिर डर के मारे नहीं निकलेंगे घर से। उनको पता चल जाएगा कि ये हो रहा है या ये हो रहा है, जो भी उनको बता रहा होगा, तो लोग फिर अब उस जगह पे नहीं आते वोट डालने के लिए। एक तो ये वजह। दूसरे, इन्होंने जिस तरह मैंने पहले आपसे कहा कि किस तरह बेईमानी करके इन्होंने वोट डलवाए अपने उसमें, और फिर उसके बाद ये मतलब ये लोग वो लोग हैं जो बेईमानी भी करते हैं, चोरी भी करते हैं और फिर इनोसेंट बन के टीवी पे भी आ जाते हैं और फिर इल्जाम सारा पीटीआई पे लग जाता है कि जी पीटीआई ने ये किया, पीटीआई ने वो किया। तो मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि ये लोग कब सुधरेंगे। पाकिस्तान तो ऑलमोस्ट इन लोगों ने लूट के खाली कर दिया है। कोई मुल्क तैयार नहीं है हमारी मदद करने को, IMF बिल्कुल तैयार नहीं है हमारी मदद करने को। आप देख लें हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। जो 18,000 अरब डॉलर जो बचा के गए थे खान साहब, तो सारे इन्होंने 2 हफ्तों में खर्च करके 8 पे ले आए और 8 के बाद अब तो माइनस में जा रहा है सारा। रेमिटेंस टोटल खत्म हो गई है, बाहर से लोगों ने भेजना खत्म कर दिया, इंडस्ट्रीज 100% पे खत्म हो गई है। लेकिन इन लोगों को समझ नहीं आती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जमात इस्लामी से अगर इत्तेहाद है तो वो सिर्फ इसलिए कि वो लोग उस तरह बेईमान वो नहीं है, उनकी भी वोटिंग में बेईमानी हुई है, लेकिन इस तरह की बेईमान नहीं है कि मुल्क को वो लूट के खा जाए। अच्छा नुसरत साहिबा, माजी में आप लोगों का इत्तेहाद था MQM से, फिर उसके बाद हमने देखा कि MQM जो है वो आपसे नाराज हो गई, खफा हो गई और फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो आ गया और खान साहब जो हैं वो अपनी हुकूमत उन्होंने छोड़ दी। अगर जमात इस्लामी के साथ आपका कोलैबोरेशन होता है तो फिर वही बात होगी कि हमारे पास फंड नहीं है, इख्तियारात नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो मेयर थे वसीम अख्तर साहब वो भी यही रोना रोते थे कि जी हमारे पास फंड नहीं है, मेरे पास इख्तियार नहीं है, सिर्फ एक डेजिग्नेशन है कि मैं कराची का मेयर हूँ। ओके, देखिए यहाँ पे जो बात आती है ना वो ये है कि एमकेएम से इत्तेहाद। MQM आपको पता है एस्टेब्लिशमेंट की जमात है,
जो भी पार्टी आएगी हुकूमत में वो उनके साथ होंगे, इसलिए उनका जाना या उनका आना इट डजंट मैटर नाउ, क्योंकि हम सबको पता है, बल्कि पूरे पाकिस्तान को पता है कि इन्होंने हुकूमत में रहना है, इसलिए ये इस किस्म की बातें करेंगे। आप देख लें, एक दिन पहले तकरीर कर रहे हैं जी गिनती उल्टी हो रही है, हम मानेंगे नहीं इस गिनती को, फला नहीं करेंगे, सेंसस की बात कर रही हूँ मैं। अच्छा जी, उसके बाद अगले दिन जाके वजीर आजम को वोट दे रहे हैं जी। क्या है मतलब, ये कोई कंट्रोवर्सी की एक लिमिट होती है कि आप एक हद तक, कहा ये जाता है खान साहब को कि जी यू टर्न लेते हैं, खान साहब यू टर्न लेते हैं। खान साहब तो अपने फैसले जो करते थे और उस पर कभी उनको ऐसा फील होता था कि ये फैसला मुल्क के लिए ठीक नहीं है, और अगर कोई बता रहा है कि ये चीज ठीक नहीं है तो वो फौरन उसको रिवर्स कर देते थे, या उससे बेहतर कोई और ऑप्शन अगर नजर आती तो वो कर लेते थे। लेकिन इस तरह नहीं होता कि आप टोटल, मतलब आप जिस दिन ये लोग हम लोग निकले हैं उस दिन अली मोहम्मद खान ने, आपको याद होगा, तकरीर की थी, उधर उनके साथ कौन बैठा हुआ था? किशोर साहिबा बैठी हुई थी, जो कि बार बार ये बात कर रही थी कि बिल्कुल हम नहीं छोड़ना चाहते आप लोगों को, बिल्कुल हम लोग नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन हमें ऑर्डर है, हम क्या करें? तो वो एस्टेब्लिशमेंट की जमात है, उसने उनका साथ देना ही देना है। जमात इस्लामी फिर भी उनसे हजार दर्जे बेहतर है, क्योंकि इन लोगों ने कभी लोगों को मर्डर नहीं किया, इन लोगों ने कभी बोरी बंद लाशें नहीं दी, इन लोगों ने जवानों के हाथों से किताबें छीन के उनके गन्स नहीं पकड़ा दी। कराची का जो हशर एमक्यूएम ने किया था वो आप सबको पता है, आप लोग तो शायद कराची के हैं, आपने सब देखा। बिल्कुल नुसरत साहिबा, हमें तो पता है कि कराची का क्या हशर हुआ था, आप लोगों को पता था या नहीं? हम लोगों को पता था, मैं यही बात तो कर रही हूँ, ये नहीं कि नहीं पता था, लेकिन चूंकि ये एस्टेब्लिशमेंट की जमात है, वहां से हुक्म आता है कि जी अब आप जाएं और ज्वाइन कर लें, और जिनको कहा जाता है कि इनको ज्वाइन करवाएं वो ज्वाइन भी करवा लेते हैं। बात तो सारी ये है ना, मुश्किल तो ये है कि जब हुकूमत कोई जमहूरियत नहीं चला रही होगी, हुकूमत कोई पार्टी नहीं चला रही होगी, हुकूमत अगर एस्टेब्लिशमेंट चला रही है तो फिर उसका तो हुक्म मानना है हर एक ने, वो तो फिर आपका अपना डिसीजन तो कुछ हुआ ही नहीं। यही तो बात है जो खान साहब। अच्छा नुसरत साहिबा, आज आईएसपीआर की तरफ से बयान भी आया है, खान साहब पे बरहमी का भी इजहार किया है उन्होंने, खान साहब को कहा, तो क्या कैसे देखती हैं आप इस बयान को? अब तो एस्टेब्लिशमेंट पीटीआई के साथ नहीं है, अब सिर्फ अदलिया की तरफ आप लोग देख रहे हैं। देखिए, अदलिया की तरफ हम लोग देख ही रहे हैं, अदलिया एक ऐसा इदारा बचा है अब अभी जो नजर आ रहा है कि वो एक स्टैंड लेके उसके ऊपर खड़ा है जी। ये नहीं हो सकता कि वो एक बात करे और फिर अगले दिन फिर जाए दूसरी तरफ। तो वो चीफ जस्टिस साहब इस वक्त और उनके साथ बाकी तमाम जजेस 9 के 9, ये कितने हैं, वो सारे जजेस उनके साथ खड़े और वो सब कह रहे हैं कि ये जो भी फैसला चीफ जस्टिस साहब करेंगे हम उसके साथ हैं और इस मुल्क को मजीद अनारकी में नहीं डालेंगे। देखिए, इस वक्त जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो है ये कि हम लोग आपस में इत्तेहाद करें, क्योंकि मुल्क जा रहा है। जमात इस्लामी का इत्तेहाद मैं समझती हूँ बहुत पॉजिटिव चीज है, क्योंकि मुल्क को जिस जगह इन लोगों ने पहुंचा दिया, अभी मैं खबरें सुन रही थी उसमें था कि पंजाब गवर्नमेंट ने बंद कर दी हैं तनख्वाहें, अगले महीने से उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही होंगी सरकारी मुलाजमों को। बताएं फिर वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? लोगों को वैसे उनके पास खाने के लाले पड़ गए, 3 से 2, 2 से 1 टाइम पे आ गए, अब लगता है वो एक टाइम भी नहीं मिलेगा। मिडिल क्लास सबका जो है वो गुर्बत के ढाने पे जा पहुंचा और अभी भी ये बात नहीं आ रहे, महंगाई किए जा रहे हैं, जबकि IMF ने कहा हमने कोई ऐसी बात नहीं की कि आप चीजें महंगी करें। ये तो अपनी कमाई कर रहे हैं ना, इनके पास जितना इस तरह से पैसा आएगा वो लेके ये सारे बाहर भागेंगे, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं ये लोग। अच्छा नुसरत साहिबा, ये भी बात हो रही थी कि अगर पंजाब में जो इलेक्शन होते हैं तो IMF से जो हमारा मुआहदा है वो मुतासिर हो सकता है, तो कैसे देखती हैं आप कि IMF से मुआहदा हो रहा है और इलेक्शन नहीं हो सकते? ये दलाइल दिए हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये देखिए आप कि लोगों के यहाँ जंग हो रही होती है, ज़लज़ला टर्की में आ गया, फिर भी इलेक्शन हो गए, ये खासा की बात नहीं, इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं। बहाने ढूंढे जाते हैं कि आप ये देखें कि अगर कोई इस तरह की चीज हो जाती है कि आपने ऐसे क्यों कर दिया और ऐसे क्यों कर दिया और इलेक्शन, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? इलेक्शन एक अलग चीज है, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि जी हम सारा इलेक्शन एक साथ करवाएंगे, तो एक साथ करवाने की डेट दे दें। आप सब सिर्फ डेट की बात कर रहे हैं कि मुझे डेट दे दो तुम लोग। जिस दिन से हुकूमत से गए हैं वो बार बार यही बात कर रहे हैं कि जल्दी इलेक्शन कराओ, साफ सुथरे इलेक्शन कराओ, लेकिन साफ सुथरे कैसे हो? लेकिन PDM तो कह रही है कि हम अक्टूबर में इलेक्शन की तरफ जाएंगे, और यही बात शायद खान साहब को पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि उस वक्त ये चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे और सदर साहब का टेन्योर भी खत्म हो जाएगा। नहीं, ये वाली बात नहीं है। इसलिए नहीं पसंद आ रही कि मुल्क के
हालात जिस जगह पे पहुंच चुके हैं, वो अगर ये 2-4 महीने, ये 6 महीने और रहते हैं तो मुल्क कहाँ पे खड़ा होगा? मुझे बताएं आप सर। जिस तरह जहां पे हम पहुंच चुके हैं, IMF कर्जा नहीं दे रहा, कोई दोस्त मुल्क कर्जा नहीं दे रहा, कोई कहीं और से कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, तो कैसे होगा ये सब? कैसे होगा मुझे बताएं आप कि अगर ये 4-5 महीने और रह लेते हैं तो पाकिस्तान का क्या बन रहा होगा? मुझे तो अभी नहीं समझ आ रही कि लोग, जाहिर है सारे जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो कोई जिनके रिसोर्सेज हैं, वो लोग बाहर जा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बिल्कुल नजर नहीं आ रहा किसी को भी। अच्छा नुसरत साहिबा, ये बताइएगा कैसे देखती हैं आप इन तमाम तर चीज़ों को? पहले तो जजेस के इख्तियारात कम करने की बात हुई, फिर उनके फैसले पे जो है नज़रसानी का बिल जो है वो मंजूर करने की बात हो रही है। पहले तो 3 रुकनी बेंच, 4 रुकनी बेंच की बात हो रही थी, आज 8 रुकनी बेंच ने समाअत की है, लेकिन नून लीग ने इस 8 रुकनी बेंच को भी मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि फुल कोर्ट बनाया जाए। कैसे देखते हैं आप इन मामलात को? फुल कोर्ट का क्या मतलब है? जितने जजेस इस्लामाबाद में पाए जाते हैं सबका बना दें, और जितने जजेस लाहौर में पाए जाते हैं उनका बना दें, जितने जजेस सिंध में उनका बना दें। ये 8 रुकनी बेंच पे नून लीग जो है वो इत्तेफाक क्यों नहीं कर पा रही? ये फजूल की बातें कर रहे हैं। ये लोग हमेशा से अदालतों के ऊपर हमलावर होते रहे। आपको याद होगा किस तरह चीफ जस्टिस का ऑफिस घुसे डंडे लेके उनको मारने के लिए। वो तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा पिछला दरवाजा था जिससे निकल के उन लोगों ने जान बचाई। ये ब्रीफकेस के लोग हैं, ये ब्रीफकेस पकड़ा के और जमीर खरीदने वाले लोग हैं। इनको क्या पता कोई मुल्क का आइन क्या कहता है, अदालतें क्या कहती हैं, मुल्क के कानून क्या कहते हैं। इन्होंने कुछ नहीं मानना क्योंकि इनके पास पैसा है। उस पैसे से जो पावर उनको मिली हुई है उससे ये सबको खरीद लेते हैं, पूरी दुनिया को खरीद सकते हैं और खरीदते रहे हैं। इसलिए इनकी आदतें बेइंतहा बिगड़ी हुई हैं। इसीलिए तो चीफ जस्टिस के बेइंतहा खिलाफ हो रही है। चीफ जस्टिस उस वक्त बिल्कुल सही थे जब उन्होंने हमारी हुकूमत के लिए रात को 12 बजे अदालत खोली, और वो एक शरीफ आदमी जिसने एक लफ्ज बोले बगैर अपनी डायरी पकड़ी और निकल गए अपने वज़ीर-ए-आज़म हाउस से, उस जैसा आदमी कहाँ मिलेगा इनको आज के जमाने में? ये तो कोई बात ना सुनते हैं ना। बिल्कुल नुसरत साहिबा, ये मैंने अपने प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था कि अगर खान साहब अपने दौर हुकूमत में ये बिल पास कर लेते जहां जजेस के इख्तियारात कम हो जाते और उनके फैसलों पे नजरसानी का बिल मंजूर करवा लेते तो रात 12 बजे अदालतें नहीं खुलती और खान साहब जो है वो अपनी हुकूमत में रहते। ये बात हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं और ये वही चीफ जस्टिस थे। जी सही कह रही हैं आप बिल्कुल। लेकिन मसला ये है ना कि खान साहब की जब हुकूमत आई है, मुझे बताएं मसाइल कितने थे। सबसे पहले तो जो अभी हम जरा सा संभलने पाए थे तो कोरोना ने किस तरह सत्यानाश किया पूरी दुनिया का। सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, अमेरिकन जैसी इकोनॉमी जो है -17 पे चली गई, इंडिया -6 पे चला गया। हम तो फिर भी 1 पे थे और आस्ता आस्ता करके हम 6 पे पहुंचे। लेकिन उसके बाद टिड्डी दल, फिर सैलाब, फिर ये लोग आपको पता है जीने ही नहीं देते थे। खड़े होते हैं स्पीच करने, नालायक नाअहल वजीर आज़म बेचारे पहली स्पीच नहीं कर सके। पहली स्पीच वो शख्स नहीं कर सका। हर वक्त सिलेक्टेड। अब मुझे बताएं कौन सिलेक्टेड है? अच्छा, उनको सिलेक्टेड कहा जाएगा जो अवाम के वोट से आए हुए थे, या ये सिलेक्टेड है जो आके बैठ गए? अच्छा, कुछ गलतियां तो नुसरत साहिबा खान साहब की भी हैं क्योंकि उन्होंने खुद एतराफ़ किया है कि मुझे बाजवा साहब ने कहा कि असेंबली तहलील कर दो और फिर मुझे इलेक्शन की लाल बत्ती के पीछे जो है वो उन्होंने लगा दिया। ये तो उन्होंने खुद एतराफ़ किया। तो कुछ गलतियां तो खान साहब की भी हैं। तो गलतियां बिल्कुल हैं। देखिए, एक आदमी जो पहली दफा हुकूमत में आया, पहली दफा किसी सरकारी नौकरी में आया, ही वॉज प्लेयर, वो क्रिकेट खेलते थे, स्पोर्ट्समैन थे, और फिर उसके बाद उन्होंने जो काम किए आवाम के लिए, आपको पता है सबसे पहले कैंसर हॉस्पिटल है, फिर कॉलेज है, और कैंसर हॉस्पिटल 1, 2, 3 जब बनाना शुरू किया तो लोगों ने कहा कि हम नहीं, आप कामयाब नहीं होंगे इसमें। लेकिन उस आदमी ने कामयाबी दिखाई दुनिया को कि देखें इस तरह भी हो सकता है। यहाँ अभी तक 80% इलाज जो है मुफ्त होता है और सारा लोग फंड देते हैं, उससे चल रहा होता है ये। तो वो उनके अंदर एक जज्बा है कि वो जो काम करना चाहते हैं कर लेते हैं। लेकिन अगर वो, मैं ये कहती हूँ, अगर वो मुशर्रफ के जमाने में हुकूमत में आ जाते हैं ना थोड़ी सी किसी भी मिनिस्ट्री में, तो उनको पता चल जाता है कि अंदर किस कदर बड़ी बड़ी कॉन्स्पिरेसीज होती हैं। अब आप देख लें, बाजवा साहब शुरू से इनके खिलाफ थे। वो मुईद पीरजादा का मैं सुन रही थी ना, तो वो कह रहे थे कि शुरू से ये खुरपी लेके ना उसको अंदर से खोद रहे थे खान साहब की हुकूमत को, आस्ता आस्ता। और चूंकि खान साहब खुले दिल के हैं, उनको बस ऐसा ही लगता है कि जैसा मैं हूँ वैसे सब है। वो उनको ऊपर से यकीन दिलाते रहे कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन वो तो मिले हुए थे इनके साथ। आप देख लें आखिर में किस तरह। अच्छा, आज जो बयान आया है ISPR का, उससे आपकी पार्टी कैसे देखती है? यकीनन पार्टी से मुशावरत भी हुई होगी, आपसे डिस्कशन भी होगा, कुछ इतलात आपके पास भी होंगी।
देखिए खान साहब ने जो भी बयान दिया है और आईएसपीआर ने जो भी उसका रिस्पांस दिया है, उसमें मुझे बताएं एक इंसान को 3 गोलियां लग चुकी हैं और चौथी जो है वो उसकी शेन की हड्डी चिप आउट हो गई है। इनमें से किसी एक को एक गोली लग जाए ना, फिर मैं देखती हूँ ये क्या बोलते हैं। उनको इतनी गोलियां लग चुकी हैं और उन्हें पता है किसने करवाया है, तो वो क्यों ना नाम लें। जब नाम लो तो वो गद्दार हो जाता है। 126 उनके ऊपर मुकदमे हैं। मुझे बताएं 126 मुकदमे कोई मतलब एक्स वजीर आजम के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर किसी दुनिया के किसी कोने में हुए होंगे, और गद्दारी के मुकदमे। वो आदमी जो पाकिस्तान के लिए मर रहा है, वो आदमी जो इस्लाम के लिए उसने क्या किया, कुछ नहीं किया। 15 मार्च को एक डे मुकर्रर करवाया जिससे पूरी दुनिया को रियलाइज करवाया कि हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, अपनी जान से, अपनी औलाद से ज्यादा प्यार करते हैं। उनके मुतालिक जब कोई बात इस तरह की करता है तो हम हर्ट होते हैं, और उन्होंने रियलाइज किया। आप देख लें, यूरोप ने, अमेरिका ने रियलाइज किया, तो हम नहीं रियलाइज कर सकते। हम उनको कभी मजहबी जुनूनी कह देते हैं, कभी कोई एक मजहबी जुनून। अच्छा नुसरत साहिबा, ये भी बताइएगा कि 14 मई को जो है वो इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे, सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदूली हो रही है, क्या लगता है आपको? क्योंकि खान साहब ने तो कह दिया है कि मैं अब सड़कों पे आऊंगा, तो अब क्या वही कंटेनर वाली सियासत होने जा रही है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कोई बड़ा फैसला आ सकता है? देखिए सुप्रीम कोर्ट का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि खान साहब अभी तक बहुत पीसफुल रहे। उन्होंने हमेशा अपने कारकुनों को ये कहा है कि हम पीसफुल मार्च करेंगे, पीसफुल मार्च करना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी आवाम में से ही पुलिस है, मेरी आवाम में से ही फौजी हैं, मेरी आवाम में से ही मेरे कारकुन हैं, कोई जख्मी ना हो, कोई मरे ना, खुदा ना खास्ता कोई और चीज ना हो। वो अभी तक सिर्फ इस बात के ऊपर लगे हुए हैं कि किसी ना किसी तरह उनकी बात मान ली जाए, जो वो सच है उसको मान लिया जाए। लेकिन ये लोग बिल्कुल नहीं तैयार इस बात के लिए कि हुकूमत छोड़ें या हुकूमत को किसी तरह पीछे करें या उसको जल्दी फारिग हों हुकूमत से। ये तो अपना टाइम क्या, बिल्कुल मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ज़ियाउल हक 90 दिन के लिए आया था और 11 साल रह के गया, ये इनका भी यही इसी किस्म का कोई प्लान है जो है। क्योंकि इस वक्त देखें आर्मी को, एस्टेब्लिशमेंट को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा अपने मुल्क के लिए। जिस काम के लिए वो लोग हैं वो काम उनको करना पड़ेगा। किसी के भी कहने में नहीं आए। उनको लग रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त खतरे में है, पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह हो गई है, इंडिया मुंह खोले बैठा है, उधर से इसराइल है, खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा होता है। नुसरत साहिबा ये भी बताइएगा, बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो इंडिया गए थे, इन मामलात को आपकी पार्टी कैसे देखती है? देखिए उनको बहुत ज्यादा लोगों से मशवरा करना चाहिए था जब वो इंडिया जा रहे थे जी, क्योंकि हमें आप देख लें किस तरह उन लोगों ने इंसल्ट की है इनकी। वो कोई इस काम के लिए गए थे जो उन्होंने बातें की, हालांकि खुद वो हमेशा नर्सरी उन्होंने पैदा की है दहशतगर्दों की। 13 कॉन्सुलेट थे 2008 में उनके अफगानिस्तान में। वो क्यों थे 13 कॉन्सुलेट? वहाँ ये दहशतगर्दों की ट्रेनिंग होती थी, वो फिर वहां से बलूचिस्तान से भेजे जाते थे यहाँ पे, और किस तरह हमारे यहाँ क्या क्या कुछ नहीं होता था। और आप देख लें कितने धमाके, कितनी चीजें इस वक्त जो हो रहा है वो भी वहीं से आ रहा होगा, सब कुछ रॉ ही सब कुछ कर रही होगी। उसके बावजूद उन्होंने हमें हमारे ऊपर इस तरह का इल्जाम लगाया। पूरी दुनिया के लोग वहाँ पे मौजूद हैं और आप इस किस्म की बात कर रहे हैं, आप मेजबान हैं। अच्छा नुसरत साहिबा, मेरा एक सवाल ये भी है कि अगर हम बात करते हैं पंजाब की हुकूमत की, तो खान साहब का फुली फोकस रहता है पंजाब की हुकूमत पे, या केपीके के बारे में मैं बात कर लूँ। लेकिन अगर कराची की बात करते हैं तो उस तरह पे खान साहब का फोकस नहीं रहता, वो यहाँ इतना आते ही नहीं। और क्या यही वजह है कि पीटीआई को बल्दियाती इलेक्शन में इतनी सीट्स नहीं मिली हैं? ये वजह नहीं है। लोग खान साहब को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन खान साहब इस दफा उनका पूरा प्लान था कि मैं सिंध के जल्द से जल्द चक्कर लगाऊंगा। लेकिन हुआ ये कि आपको पता है गोलियां लगी, उसके बाद 3-4 महीने तो वो घर पे ही रहे, जिसके बारे में। लेकिन यहाँ पे आपके एमपीज मौजूद हैं, वो इस तरीके से कैंपेनिंग नहीं कर पाए। नुसरत साहिबा क्या कहेंगी आप? क्योंकि जमात इस्लामी जो है वो दूसरी बड़ी जमात बनकर सामने आई है कराची की, जबकि पीटीआई जो है वो तीसरी जमात बन चुकी है। और अब तो अगर मैं बात करूँ, एमक्यूएम ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया। हाँ, एमक्यूएम ने तो पार्टिसिपेट नहीं किया, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। लेकिन बात यही है ना, जो नंबर 1 पे आई है, क्या वो नंबर 1 है? अच्छा, ये अच्छा सवाल है। मैं नंबर 2 को तो नहीं मानती, मानती हूँ, चलो वो नंबर 2 आ गए, लेकिन जो नंबर 1 पे आए क्या वो नंबर 1 है? नहीं है वो नंबर 1। वो बेईमानी से आए हैं, हमारे वोटों को उन्होंने काटा है, पसंद किया है। उन्होंने उसको 3 वो लगा के, स्टैंप लगा के हमारे वोट रिजेक्ट करवाए।
ऐसी बात नहीं कि लोगों ने हमें वोट नहीं दिए लोग। और जो हमारे सदर हैं इस वक्त आफ्ताब सिद्दीकी साहब, वो इस कदर मेहनत कर रहे हैं कि मतलब बियॉन्ड जिसे कहना चाहिए ना बिलीव के, वो इतनी ज्यादा मेहनत वो कर रहे हैं। उनके साथ खुर्रम शेजवान है, फिरदौस नकवी है, अरसलान ताज गुमन है और बाकी ये जी। तमाम लोग, और वुमेन विंग, खासतौर पे वुमेन विंग जितनी मेहनत कर रही है, मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी कराची में इतनी मेहनत करते हुए किसी को। बिल्कुल ठीक है, बहुत माशाल्लाह। शुक्रिया नुसरत साहिबा आपके वक्त का। जी नाज़रीन, बल्दियाती इलेक्शन पे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस।